पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है। यहाँ पर बहुत सारे देश छोटे छोटे बिखरे हुए बने हुए हैं और इन्हीं के बीच एक ऐसा आइलैंड है जिसका नाम शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन जब आप इस देश के बारे में जानेंगे तो शायद कभी भूल भी नहीं पाएंगे। यहाँ की जिंदगी किसी मॉडर्न सिटीज जैसी नहीं थी। यहाँ लोग सुबह जल्दी उठते थे, कोकोनट तोड़ते थे और प्रोसेस्ड फूड का यहाँ पे कोई भी नामो निशान नहीं था। यहाँ के लोग फिट थे, स्ट्रॉन्ग थे और अपनी ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल के साथ खुश थे। लेकिन हर पैराडाइज की तरह इस पैराडाइज की भी एक कहानी थी जो बाहर की दुनिया को पता चलने वाली थी और वहीं से शुरू हुआ सब कुछ जिसने पूरी तरीके से इस शहर का सफर बदल दिया। 18वीं सेंचुरी की एंड में यूरोपियन एक्सप्लोरर जो थे पैसिफिक ओशियन आए। उन्होंने काफी नए रूट्स खोजने की कोशिश करी, काफी ज्यादा रिसोर्सेज की तलाश करने की कोशिश करी और इसी दौरान उनकी नजर पड़ी नौरू पे। नजर पे देखने पर ये सिर्फ एक ट्रॉपिकल आइलैंड था, लेकिन साइंटिस्ट ने जब आइलैंड की मिट्टी का सैंपल लिया तो उन्हें एक चीज ऐसी मिली जिसने नौरू की किस्मत बदल दी। वो था फॉस्फेट। अगर आप फार्मिंग के बारे में जानते हैं तो फॉस्फेट का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये फर्टिलाइजर बनाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है और उस वक्त जब दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, फूड प्रोडक्शन बढ़ाना जरूरी था और फ्रूट प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फॉस्फेट की डिमांड एक्सप्लोड कर रही थी। और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हाई क्वालिटी फॉस्फेट दुनिया में बहुत कम जगहों पर मिलता था और नौरू उनमें से एक ऐसी कंट्री था जहाँ पे हाई क्वालिटी फॉस्फेट बहुत ज्यादा मात्रा में था। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन का एक दूसरा पड़ाव भी था। जिस जमीन ने उन्हें इतना ज्यादा अमीर बनाया था, वही जमीन जो थी वो धीरे धीरे खत्म होने वाली थी। वही जमीन कुछ सालों बाद बंजर हो जाएगी और फिर पैसा खत्म होगा। तब उनके पास ना खेती बचेगी, ना हेल्दी फूड, ना सस्टेनेबल इकोनॉमी और वहीं से शुरू होती है दुनिया के सबसे मोटे देश की असली कहानी। कैमरा अगर आज नौरू के ऊपर से उड़ता है तो आइलैंड के बीच वाला हिस्सा किसी ट्रॉपिकल पैराडाइज जैसा नहीं दिखता। ना वहाँ जंगल है, ना खेती है, ना हरियाली है। मतलब एक आइलैंड जो एक टाइम पे ट्रॉपिकल आइलैंड जैसा लगता था, आज वो पूरी तरीके से बंजर हो चुका था। वहां सिर्फ बचे हुए थे कुछ नुकीले लाइमस्टोन के पत्थर। देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद जैसे किसी ने जमीन को अंदर से खा लिया हो। और सच भी वही था। फॉस्फेट निकालने के लिए माइनिंग कंपनीज ने सालों तक आइलैंड की ऊपर वाली फर्टाइल सॉइल हटा दी। उसके बाद फॉस्फेट निकला, फिर अगला हिस्सा, फिर अगला हिस्सा और धीरे धीरे आइलैंड का लगभग 80% सेंट्रल एरिया इतना डैमेज हो गया कि वहाँ फार्मिंग या नॉर्मल कंस्ट्रक्शन करना बहुत मुश्किल हो गया। सोचिए, एक देश जहाँ जमीन ही खेती के लायक ना बचे तो वहाँ अब सवाल ये उठता है कि वहाँ के लोग आखिर खाएंगे ही क्या। इसका जवाब था इम्पोर्टेड फूड। लोकल फार्मिंग बिल्कुल डिस्ट्रॉय होने की वजह से शिप्स जो थे वो नौरू के सबसे बड़ी लाइफलाइन बन गए। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बहुत दूर दूर के देशों से कंटेनर भर के फूड आने लग गया। यहाँ बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम थी, फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल महंगे थे और उन्हें ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था और उनकी शेल्फ लाइफ भी बहुत कम थी। इसीलिए सबसे आसान क्या था, वो था प्रोसेस्ड फूड, कैंड मीट, इंस्टेंट नूडल्स, व्हाइट राइस, शुगरी सीरियल्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रोजन चिकन, पैकेट में स्नैक्स। खाना वहाँ भरपूर मात्रा में अवेलेबल था। इसके साथ साथ ये खाना जो था बहुत ज्यादा हेल्दी मील्स के मुकाबले बहुत सस्ते दामों में मिलता था। और एक सिंपल सी बात है, अगर आपकी कोई फैमिली है और आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है तो आप ऐसी चीज चुनोगे जो सस्ती है और जो खरीदी जा सकती है, ना कि एक हेल्दी ऑप्शन जो बहुत महंगा है। और यही नौरू की पॉपुलेशन के साथ हुआ। पॉपुलेशन के पास जो था लिमिटेड रिसोर्सेज थे और ऑप्शन उनके पास सबसे ज्यादा जो अवेलेबल था वो था प्रोसेस्ड फूड। यहाँ एक और प्रॉब्लम थी, वो ये भी थी कि नौरू के पास पैसा तो था लेकिन उसकी इकोनॉमी जो थी पूरी तरीके से डेवलप नहीं थी। ऐसी जमीन को या ऐसी इकोनॉमी को इकोनॉमिस्ट जो है एक नाम देते हैं, वो है इकोनॉमिक कर्ज। मतलब एक ऐसी कंट्री जिसने सिर्फ अपने रिसोर्सेज के बेसिस पे अपनी इकोनॉमी जमा रखी है, बाकी कुछ भी डेवलप नहीं किया है। और ऐसा ही नौरू के साथ हुआ। नौरू की फॉस्फेट की माइनिंग की वजह से ही वो पूरा देश अमीर बना, लेकिन बाकी ज़्यादा इंडस्ट्री जो थी उसकी डेवलप नहीं थी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं थी, उसने टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किया था। और कोई भी रिसोर्सेज अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं होती है। नौरू में फॉस्फेट जो थी धीरे धीरे कम होने लग गई और लोगों पे इनकम भी कम होने लग गई। लेकिन खर्चा वही रहा और लाइफस्टाइल भी वही रही, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हुआ और वो हर साल बढ़ता चला गया। इसी टाइम पे जब एक बार ये दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंट्री मानी जाती थी और अब फाइनेंशियल प्रेशर के अंडर गुजर रही थी, तभी डॉक्टर्स ने एक चीज नोटिस करना चालू किया।
लोगों में वेट तेजी से बढ़ रहा था, बच्चों में ओबेसिटी थी, एडल्ट में ओबेसिटी थी और ओबेसिटी के साथ साथ टाइप 2 डायबिटीज के केसेस थे, हाई ब्लड प्रेशर था, हार्ट डिसीज थी, किडनी डिसीज। डॉक्टर्स के लिए ये सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी, ये एक नेशनल क्राइसिस बन चुका था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज ने बार बार वार्निंग दी कि पैसिफिक आइलैंड नेशन में ओबेसिटी और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और नॉर्वे उनमें से सबसे ज्यादा अफेक्टेड देशों में से एक बन गया था। लेकिन 1990s के बाद नॉर्वे को समझ में आ गया कि फॉस्फेट पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होना और उस पर पूरी तरीके से भरोसा रखना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसीलिए उसने नए इनकम सोर्सेज को ढूंढना शुरू किया। गवर्नमेंट ने ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट किए और इंफ्रास्ट्रक्चर को धीरे धीरे इम्प्रूव करना शुरू किया। हेल्थ केयर पे फोकस बढ़ाया और डॉक्टर्स ने अवेयरनेस कैंपेन शुरू करे। स्कूल्स में न्यूट्रिशन एजुकेशन आई, स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी को एनकरेज किया गया। इंपोर्ट पॉलिसीज पर भी चर्चा होने लगी। कई अनहेल्दी फूड की डिपेंडेंसी कैसे कम करी जाए, इस पर भी बात होने लगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो आदत 30 से 40 सालों तक लोगों के साथ रही है उसे 3-4 सालों में खत्म करना इतना आसान नहीं था। के लिए नॉर्वे को भूल जाओ और इंडिया को देखो। पिछले 20 सालों में फास्ट फूड आउटलेट कितने बढ़े हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स की सेल्स कितनी बढ़ी है, फूड डिलीवरी ऐप ने हमारी लाइफस्टाइल कितनी बदली है। ऑफिस जॉब, ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम, स्क्रीन टाइम, कम वॉकिंग, कम स्पोर्ट्स और हर गली में अल्ट्रा प्रोसेस्ड स्नैक्स। इंडिया अभी नॉर्वे नहीं बना और ऐसा बोलना भी गलत होगा, लेकिन एक्सपर्ट्स वार्निंग दे रहे हैं कि इंडिया में ओबेसिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है, खासकर अर्बन एरिया में। यानी अगर हमने आज अपनी हेल्थ हैबिट्स पे ध्यान नहीं दिया तो आगे फ्यूचर में मुश्किल हो सकती है। आज लोग बोलते हैं कि नॉर्वे दुनिया का सबसे मोटा देश है, लेकिन मुझे ये सेंटेंस अधूरा लगता है क्योंकि नॉर्वे एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि सिर्फ पैसे से इकोनॉमी नहीं चलती है। अगर इकोनॉमी एक किसी रिसोर्स पे डिपेंड रहेगी तो उससे भी इकोनॉमी नहीं चल सकती है और वो इकोनॉमी कभी भी गिर सकती है। अगर डेवलपमेंट की वजह से आप अपना एनवायरमेंट खराब कर रहे हैं और अपने ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को पीछे छोड़ रहे हैं तो इसका भुगतान आने वाले फ्यूचर में भुगतना ही पड़ेगा। इसीलिए अगर फूड सिस्टम जो है सिर्फ हैबिट्स के लिए चलेगा तो उसका भुगतान हॉस्पिटल्स के बिल्स को भरना पड़ेगा। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीकिंग फैक्ट्स एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्या आपको लगता है कि भारत दूसरा नॉर्वे बन सकता है।